डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 जो 2024 की परीक्षा आयोजित हो रही है, उसी के तहत पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए जो 5 विकल्पों पर आधारित मॉडल पेपर है, आज का मॉडल पेपर, ये 5वां मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। टोटल ऐसे 10 मॉडल पेपर है जिसको हम लोग एग्जाम से पहले तक सॉल्व कर चुके होंगे, और एक दिन में 2 मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये इसको अंतिम प्रहार के रूप में समझिए, और आपको इसको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एकदम ये बीपीएससी का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो कठिनाई स्तर है, उसी लेवल पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और केवल मैं एक और बात आपको बता दूं, जो भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम 2-3 रिसोर्स से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट करें, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके माध्यम से हम लोग पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के तमाम मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या अदर स्टेट के भी क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और उम्मीद इस बार ये जताई जा रही है कि जो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन तय है। चलिए आगे बढ़ने से पहले चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर, 5वां मॉडल पेपर है, याद रखिए। 4 मॉडल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, 5वां है। पहला है, आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? वो याद रखिएगा। आमंड और वर्बा द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या की जाती है, एक तो आपका उसमें संकुचित राजनीतिक संस्कृति है और प्रजाभावी है, ठीक, और इसमें आपका संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखिए, जो बीपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा वो कंसेप्ट बेस्ड होगा, और देखिए अमूमन क्वेश्चन 5 से 7 जो होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, भले कठिन जो क्वेश्चन हार्ड हो, अगर वो गलत हो जाए तो ठीक, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया, जो आसान प्रश्न आ गया, जो सब लोग कर सकते हो, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और वो गलत होता है तो आप संभावना बढ़ जाती है कि यह कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हड़बड़ी में या ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या अति उत्साहित होकर परीक्षा सॉल्व न करें। चलिए दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पॉलिटिकल कल्चर, ये सिर्फ जरूर प्रश्न आपका आएगा। तो राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो हुए, कौन हुए? तो इसमें आएगा सिडनी वर्बा, आमंड भी आ सकते हैं, ठीक, सिडनी वर्बा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इन सबसे जरूर एक प्रश्न आएगा, चारों में से एक नहीं तो इन चारों में से 2 में से किसी एक से प्रश्न जरूर आएगा। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कौन सा एक एजेंसी या अभिकरण नहीं है? तो आपसे पूछा है, नहीं है, याद रखिएगा। शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल और परिवार, प्रेस, मीडिया, ये सब जो है आपके समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण है। पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें सभी हैं, नहीं वाला ऑप्शन होगा नहीं, ई ऑप्शन से वो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, और जो आमंड का जो इनपुट आउटपुट है, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो हितों का समूह और हितों का अभिमुखीकरण, ये तीनों ही आपका क्या इनपुट है? ये 2 आपके इनपुट है, ये जो आपका है आउटपुट है, ठीक। तो पूछा आगत मतलब इनपुट नहीं है, तो नियम निर्णय, ये रूल एडजुडिकेशन जो है आपका आगत नहीं है, इनपुट नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, आसान सा प्रश्न है, कौन है? तो डेविड ईस्टन महोदय है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन व्यवस्थित प्रारंभ किस विद्वान को माना जाता है? यानी तुलनात्मक राजनीति का
जो अध्ययन किया गया है, इससे किसने अध्ययन किया, यानी फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस या तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे माना जाता है, प्लेटो, अरस्तु या डेविड ईस्टन। ये है आपके अरस्तु, राजनीति विज्ञान के जनक और तुलनात्मक राजनीति के जनक, क्योंकि इन्होंने लगभग 158 देशों के संविधानों या उनकी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, तब उन्होंने सरकार या राज्य की स्वरूप की संकल्पना दी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अरस्तु। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है। तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत या प्राचीन दृष्टिकोण है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसकी कौन सी विशेषता है। तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है, ये तो आपका आधुनिक है। तथ्यों तथा मूल्यों को अलग करता है, परंपरागत और ऐतिहासिक रूप से तथ्यों मूल्यों को परस्पर संबंध करता है। ये आपका जो है तथ्यों पर और मूल्यों पर जोर कौन देता है, परंपरागत दृष्टिकोण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तथ्यों और मूल्यों को अलग करता तथ्यात्मक विश्लेषण ये आधुनिक है, व्यवहारवाद है, इसलिए दोनों नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजनीतिक विज्ञान की शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्न से किसने ज्यादा योगदान दिया है। तो शुरुआत में राजनीतिक विज्ञान की शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया है, याद रखिएगा, ये आपके आर्थर बेंटले साहब हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस का संबंध किससे है, यानी निवेश निर्गत विश्लेषण या इनपुट आउटपुट का जो सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो आपको पता ही है, ये सिद्धांत आपका डेविड ईस्टन के द्वारा किया है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का जनक हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका किस प्रक्रिया में होती है, तो याद रखिएगा, किसमें, ए बी सी, इन तीनों में से कौन होगा, तो राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इसके बारे में जो आपका राजनीतिक व्यवहार है या राजनीति के बारे में क्या लोग सोचते हैं या राजनीति में कौन कौन से किस प्रकार क्या सिखाया जाता है, ये इनमें राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका पाई जाती है। बतौर ये आपको ट्रेन भी करते हैं, प्रशिक्षण के रूप में भी कार्य करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजनीतिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1927 में महाराष्ट्र में महार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। 1927 में महाराष्ट्र, ये देखिए आपका टीआरई 2 में आपका जो बीपीएससी का जो जीएस सेक्शन उसमें आया था प्रश्न, महार आंदोलन का जो नेतृत्व करता था 1927 महाराष्ट्र में और रामास्वामी नायकर थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कि राजनीति निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व है। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका महत्व है, ये राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना होगा, ये सही है। राजनीतिक वैज्ञानिक का अध्ययन बनना भी सही है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानताओं और विभिन्नताओं को समझना, जैसे कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है और भारतीय, कनाडा या अमेरिका, इसको और आपको समझना है तो आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना होगा या उसकी जरूरत है। इस वजह से तो तीनों ही तुलनात्मक राजनीति की विशेष महत्व या उपयोगिता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम प्रचलित था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का कौन सा उपागम प्रचलित था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो व्यवहारवाद या आधुनिक उपागम शुरू होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा। तो इससे पहले जो यानी द्वितीय विश्व युद्ध से जो था कौन सा उपागम प्रचलित था, तो परंपरागत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे भरवादी हो, चाहे स्ट्रक्चरल फंक्शनल हो, चाहे आपका सिस्टम अप्रोच हो, चाहे इनपुट आउटपुट, ये सब आधुनिक उपागम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। रूल ऑफ लॉ का जो है या कानून का शासन किससे इसका घनिष्ठ संबंध है, तो जो जिसमें आपका सेपरेशन ऑफ पावर होगा, इसमें आपका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रहता है, शक्तियों के पृथक्करण में। और ये तीनों ही संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य भी जो संस्थाएं होती है,
कानून के हिसाब से अपना कार्य करती हैं, किसी के दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिए इसका जनक डेविड डाइसी हुए, उनकी फेमस पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, सॉरी रूल ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉज तो मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर के। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उससे एक जरूर प्रश्न आता है। तो संविधानवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? एक संस्कृति आधारित अवधारणा इस संविधानवाद की विशेषता है, मूल्य आधारित अवधारणा भी है, लेकिन पार्टी आधारित अवधारणा इस संविधानवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए फैसलों से सुरक्षा प्रदान करता है, सही है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है। एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता है, जैसे ये भी सही है, अमेरिका के मामले में विशेषता बेहद महत्वपूर्ण है। एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लिए लोगों के लिए उपयुक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत है। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? यदि मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निलंबित या रोकने या सस्पेंशन का अधिकार किसको है? ये आपको याद रखना चाहिए। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, यानी इन तीनों को किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है। 358 और 359 आर्टिकल 358 और 359 को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये अधिकार आपका प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को है, ठीक, राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, ई होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है 18वां, कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसका है? तो लिखित और लिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कोट है आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विधि की उचित प्रक्रिया न्याय व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण क्या है? आवश्यक लक्षण है कहाँ का? विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये आप प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है। तो विधि की उचित प्रक्रिया जो है आपका अमेरिका में है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान में है, और यहीं से आपने ये इसका उदाहरण लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में है, ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसी एक समुच्चय में भी सभी संघीय राज्य हैं, यानी इसमें सभी राज्यों में संघात्मक या संघात्मक राज्यों के कौन कौन से उदाहरण सही है इसमें से? तो याद रखिएगा आपका एक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा में क्या है? संघात्मक राज्य, यहाँ फेडरलिज्म है, संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है किसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, किसमें संसदीय शासन व्यवस्था और किसमें संघीय शासन व्यवस्था है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, वो आपको समझना होगा। 21, कि भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद इसलिए निकट हैं कि, यानी भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद में क्या विशेषता है कि दोनों में थोड़ी समरूपता पाई जाती है। किस मामले में? कि देखिए ऑप्शन नाम, क्योंकि दोनों देशों में अवरोध और संतुलन प्रणाली है, यानी जो चेक एंड बैलेंसेज है दोनों व्यवस्था में ये प्रणाली लागू है, इस वजह से अमेरिकी संघवाद और भारतीय संघवाद निकट है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? संविधान का उद्देश्य, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव या गोल होता है क्या होता है? तो संविधान का उद्देश्य ये होता है कि राज्यों को मजबूती प्रदान करना, मूल्य और लक्ष्यों को एकजुट करना और शासन को वैधता प्रदान करना है। तो तीनों सही है, तो एक से अधिक राइट ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्यारे साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और ये केवल आपका पीजीटी के लिए नहीं है, आप इसको टीजीटी के लिए भी देख सकते हैं, और किसी और भी अदर स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और एक और गुजारिश है कि आप शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। निम्न में से किस शासन प्रणाली में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती है? यानी प्रशासन, यानी कि प्रशासनिक जो है एक देश में एक
हर जगह एक ही जैसे प्रशासनिक ढांचा हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा हो। किस व्यवस्था में नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती। कारण इसका ये है कि जो स्टेट वहाँ के हैं और जो आपका यूनियन है वो अलग अलग होता है, जैसे कि अमेरिका में। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बजट पर चर्चा करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? ये जो आपका 1861 का संविधान है, चर्चा की शक्ति प्राप्त तो हुई लेकिन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई, इसमें मतदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया? यानी भारतीय विधायिका जो बाइकैमरलिज्म यानी जो विधायक है दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन की, कब बनाया गया द्विसदनात्मक? ये आपका भारत शासन अधिनियम 1900 इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी के तहत द्विसदनात्मक बनाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया? केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया यानी केंद्र में दोहरी सरकार की स्थापना की गई। ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का बेसिक और मतलब कि ये एकदम उसका ऋण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके लगभग 2/3 अवधारणाएं जिस हद तक उसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप भारत शासन अधिनियम 1935 को जरूर पढ़ा कीजिए और साथ ही 1919 को भी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का संविधान किसने प्रस्तुत किया गया? ये होगा आपका भारत सरकार ने 1935 सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा, भारत के गवर्नर जनरल या भारत के संसद? तो अधिनियमित करने का जो अधिकार था किसको था? संविधान सभा ने किया। ऑप्शन ए राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसमें 15 कुल 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसलिए आपको बता दें इसलिए हम ज्यादा इसका मतलब कि इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे क्योंकि जो समय है आपका बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करने का हम लोग टारगेट किए हैं। तो 19 निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी या एक सती की कोई नहीं। तो सी राजागोपालाचारी तो इसमें थे नहीं क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी बने। बाकी दोनों लोग इसमें थे, अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, सी राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 31, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब घोषित किया गया था? विक्टोरिया घोषणा पत्र कब घोषित किया गया? याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 32 कि 1935 के शासन अधिनियम 1935 के शासन अधिनियम की प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? ये प्रश्न भी आपसे पूछता है। प्रांतों को कितना विषय दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 1935 के अधिनियम में क्या कमियां थी? जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें क्या कमियां थी? तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपकी संघीय प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी, ये भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी सही है। मूल अधिकारों का इसमें अभाव था। तो ऑप्शन बी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसरॉय कौन बना? इरविन के बाद भारत का वायसरॉय कौन बना? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? गठन इसका किस वर्ष किया गया? ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि भारत कब आया। तो इसका गठन जो किया गया 1927 में, नवंबर 1927, ठीक, 1928 में भारत आया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
यानी जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष। ये रखा गया श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र बिना इतिहास फल विहीन है। यह किसका कथन है? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। सीले, ब्राइस या लास्की? ये कथन आपका जॉन सीले का। क्वेश्चन नंबर 38, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? देखिए प्रश्न आ गया, अभी मैं बता रहा था, सॉरी, कैबिनेट मिशन कब आया भारत? कैबिनेट मिशन जब भारत आया 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? ये होगा आपका 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न से किससे संबंध है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 358 और 359। ठीक, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। तो कौन किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से, यानी राष्ट्रपति शासन भी कहें या राज्यों में आपात है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बने? भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? ये था आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, इनमें से किसका कथन है? कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ये कथन है आपका जॉन लॉक का। बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, शीत युद्ध शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी जो कोल्ड वार का जो शब्द है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ये भी आपका टियर 2 में प्रश्न आ चुका है। तो बर्नार्ड बरूच जो है इसको सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसको प्रचलित करने का, फेमस करने का जो काम किया वाल्टर लिपमैन। दोनों प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्नार्ड बरूच सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई शुरू करने की शक्ति प्राप्त है? सुरक्षा परिषद, सचिवालय या महासभा? तो सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई शुरू करने का जो शक्ति प्राप्त है वो जनरल असेंबली महासभा को है। ये आपका घटना घटी जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मामले में संघर्ष हुआ, उसके मामले में ये सिद्धांत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ महासभा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक संघर्ष का उदाहरण है? वैचारिक संघर्ष का उदाहरण कौन है? यानी विचारधाराओं के आधार पर संघर्ष होगा। कौन सा इसका उदाहरण है अंतरराष्ट्रीय मामले में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वैचारिक संघर्ष का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक और सोवियत संघ मतलब कि साम्यवाद का समर्थक। इन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष हुआ जो शीत युद्ध के दौरान एकदम चरम पर बना रहा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत संबंधित है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत किससे संबंधित है? ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जरूर एक प्रश्न आएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 48, लोक प्रशासन बहुरूपिया है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदले हुए कार्यों के संबंध में इसे समझा जा सकता है। तो लोक प्रशासन एक बहुरूपिया है, किसने कहा? एक कथन है आपका ग्लैडन का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। तार्किक वैधानिक यानी रेशनल लीगल अथॉरिटी के समर्थक कौन है? तो ये मैक्स वेबर है। 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, परंपरागत, करिश्माई और तार्किक वैधानिक सत्ता। मैक्स वेबर जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 के बाद 50,
कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, शक्ति भ्रष्ट करती है और अधिक से अधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है। कई बार ये जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देते हैं उसमें जरूरी प्रश्न आता है, जरूर। ये कथन आपका लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण उल्लिखित नहीं है। ये सत्ता का जो विभाजन होता है कौन, अभी मैं बताया, देखिए एक तो पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता, तीनों ही सत्ता के वर्गीकरण है जो मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए, इसलिए इसका ई ऑप्शन होगा, कोई नहीं, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 राज्यसभा का अध्यक्ष अपना यानी सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र राज्यसभा उपसभापति को देता है, ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 उद्भव के विषय के साथ साथ राजनीतिक प्राधिकरण की प्रकृति पर प्राचीनतम या सबसे पहला सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया गया वो कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट ये सबसे पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। क्वेश्चन नंबर 54 है सामाजिक विज्ञान का वह भाग जो राज्य के निर्माण और सरकार के सिद्धांतों को उपचारित करता है, राजनीति, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कौन, ये राजनीति हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन ए होगा 50। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी खासकर जो यूनेस्को है, आपका WHO है, WTO है और आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी को आपको पता होना चाहिए, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं आपके। तो इसकी स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1945, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। किसी देश में वहां के तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करना है तो आपको राजनीतिक दल, सेनाओं और संसद का अध्ययन करना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है फिलिबस्टर संबंधित है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलिबस्टर किससे संबंधित है, मतदान में देरी के लिए संसद में लंबा भाषण, यह ऑप्शन ए सही होगा। यदि जैसे इनमें क्या अधिकार होता है सांसदों का कि अगर किसी बिल को ज्यादा मतलब उनको पास नहीं कराना है तो जो इसमें संसद सदस्य होते हैं लगता है एक ही मुद्दे पर ज्यादा भाषण दें ताकि लंबा भाषण हो जाए और जो इसमें जो अध्यक्ष होता है उसको रोकने की शक्ति नहीं है, जानबूझ के ज्यादा लंबा भाषण देना ताकि उसमें विलंब हो और उसमें देरी हो जिससे वो मतलब उसको पास न कराया जा सके, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59 कि कौन से दो राजनीतिक विचारक तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसका काम है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना, जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपके जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है और संस्थाओं के अंदर भी संस्थाएं जो वहाँ की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, उसका भी अध्ययन किया जाता है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसका समर्थक कौन है, ये मॉरिस डिवर्जरो, डेविन सार्टोरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 होगा कि किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। ये क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में व्याख्या करने वाले कौन है, न तो लास्के, नहीं प्लेटो, नहीं जीन ब्लॉन्डल है, ये आपके डेविड ईस्टन महोदय हैं, तो ये ऑप्शन है नहीं, ई राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 मानव को सिर झुकाकर राज्य की पूजा करनी चाहिए, ये कथन किसका है, लास्की, एडम स्मिथ, ट्रिट्स्के, तो ये कथन है आपका ट्रिट्स्के का जो शक्ति सिद्धांत का समर्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 62
प्यारे साथियों, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक, ऑप्शन, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। कहने की जरूरत न पड़े, आप जानते ही हैं बिल्कुल। तो 62 देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। यह कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। किसका है? टी.एच. ग्रीन, हराल्ड जोसेफ लास्की या जे.जे. रूसो। ये कथन आपका लास्की का। क्वेश्चन नंबर 63 कि रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? रूसो के राजनीतिक विचारों में एक तो आपको क्या, यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा और सामान्य इच्छा, तीनों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 बलवंत राय मेहता समिति निम्न से किससे संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? न तो आपकी मौलिक अधिकार से, नहीं भ्रष्टाचार से, नहीं नीति निर्देशक तत्व से, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने प्रश्न हैं उन सब में बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी समितियां आई, जितने आयोग हैं, उनको क्रम से आप याद कर लीजिए, कौन सी समिति पहले आई, कौन से बाद में। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। 65 देखिए, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो निम्न भाषा की किस भाषा से लिया गया है? यानी पॉलिटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पोलिश हुई है, और जो पोलिश शब्द है किस भाषा से लिया गया है? याद रखिएगा, ये यूनानी भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 कि किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान की मदद ली? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या जे.जे. रूसो? तो ये थॉमस हॉब्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 67 पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक हुआ? पितृसत्तात्मक का जो सबसे बड़ा समर्थक हुआ आपका हेनरी मैन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन हुआ? कौटिल्य, मनु या भीष्म? ये हुए आपके मनु, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, किसका कथन है? बेहद महत्वपूर्ण, टियर 1 टियर 2 दोनों में प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर होगा न ही गार्नर, न ही लास्की, न ही बेंथम। ये इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। ठीक, मैकाइवर होंगे, ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 ये आपको मैच करना है। परंपरागत उदारवाद कौन, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। परंपरागत उदारवाद कहता है कि आवश्यक बुराई है, कथन सत्य है। उदारवादी आदर्शवाद जो कहते हैं कि ये भी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। हेगलवादी आदर्शवाद नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति है, सही है। ऑप्शन ई, इसमें से कोई सा मतलब कि सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं, तो ई सही होगा। 71 कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो जो शक्तियों के विभाजन संबंधी जो 3 प्रकार की सूचियां ली गई हैं, कहां से ली गई हैं? यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से। ये कहीं के संविधान से नहीं ली गई है, बल्कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे लिया गया है। ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार समिति जो गठित की गई, ये केंद्र संबंधों पे जो जितने प्रशासनिक आयोग आए उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, किस राज्य से कौन से है। तो ये जो राजमन्नार समिति है तमिलनाडु से की तरफ से गठित की गई थी, जिसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन से दोनों से शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं? तो शक्तियों को वितरण को नियमित करने वाले जो संविधान के अनुच्छेद वो है आपका 45 और 46, 245 और 46। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 कौन सा कथन इसमें से सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, ये सत्य है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये कथन भी सत्य है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों
मंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ज्यादा वरीयता केंद्र को रहती है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो डी राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 75, विवाह संविदा श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? जो शक्तियों के विभाजन है 3 सूचियों में, तीनों सूचियों से कुछ कुछ विषय आपको कम से कम 4-5 विषय आपको याद होना चाहिए, कौन से विषय किस सूची में आते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता या परमाणु विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान किसके अंतर्गत शामिल है? रेलवे शब्द ये जो शामिल है, ये आपका संघ सूची में शामिल है। ए राइट आंसर होगा, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 77, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? ये आपका राज्य सूची में शामिल है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय में के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, किसको? ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो समझिए, यह अधिकार बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है संसद को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर आप सॉल्व कीजिए। हम लोग कई बार इसको सॉल्व करा चुके हैं। आपके चैनल पर तमाम वीडियो अपलोडेड है, विभिन्न राज्यों के जो पीजीटीएस के एग्जाम है उनका क्वेश्चन पे सॉल्व पेपर और बीपीएससी का भी और तमाम तरह के मॉडल पेपर आप चाहें तो विजिट करके आप लाभ ले सकते हैं। प्ले लिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी बेटर कंटेंट हो हम लोग आपको अवेल कराने का भरसक प्रयास किया है ताकि आप क्वालिफाई हो सकें और परिवार का और दायरा बढ़े। तैयारी 2 में बहुत से लोग क्वालिफाई हुए। चलिए, और प्लीज गुजारिश है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, शेयर भी कीजिए। 79 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधियों की भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसकी सहमति से? सभी राज्यों की सहमति से या बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से? बिल्कुल नहीं, किसी की सहमति की उसकी आवश्यकता नहीं, वो अपनी मर्जी से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को अगर लागू करना है तो कानून अपनी मर्जी से संसद बना सकती है और राज्यों को ये उनका पालन करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन इसमें से ई सही हुआ, कोई नहीं। और इस मॉडल पेपर का जो 5वां मॉडल पेपर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, न तो जिनका उल्लेख जिन शक्तियों के विभाजन के तहत संघ सूची में उल्लेख किया गया, राज्य सूची में उल्लेख किया गया और समवर्ती सूची में उल्लेख किया। हो सकता है कि कोई सूची ऐसी हो जिनका उल्लेख इन सूचियों में न किया गया, वो बच गई, जिनको अवशिष्ट कहते हैं। इन अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 5वां मॉडल पेपर जो 5 प्रश्नों विकल्पों पर आधारित है। मुझे बेहद कम ऐसे चैनल हैं जो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे आपके मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो मेहनत लगाए बनाने में, आप इसको सदुपयोग कीजिए, इसका लाभ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए और अंत तक हम लोग आपके साथ लगे हैं जब तक कि आपका क्वालिफाई नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।